Hello, everyone. Good afternoon, everybody. I'm Priyanjali from the Bladder Wellness team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we will be discussing on a very important topic, which is overactive bladder. Overactive bladder, also called as OAB, is a condition of the bladder which causes sudden need to urinate that may be difficult to control. OAB increases with age. This condition is common and distressing and may have a large impact on the quality of life of the patients. A doctor, such as a urologist, can treat this condition and help his patient get relief. To educate us more on OAB, its diagnosis, treatment, and prevention, we have with us Dr. Abhimanyu Anath from Sitamarhi, Bihar. Dr. Abhimanyu Anath has completed his MBBS from MAMC Delhi, MS Surgery from UCMS Delhi, and MCH Urology from SMS Jaipur. Dr. Abhimanyu is a consultant urologist, kidney transplant, and a laparoscopic surgeon. He has rich experience in the field of urology and has performed various critical surgeries and treated his patients with utmost care. Welcome, Doctor, to today's platform. Let us know more on OAB from you today. The first question, Doctor, which all of us would want to know, is what is OAB? क्या है OAB? Okay, thank you very much for this warm introduction and welcome. And I would say a very good afternoon to all the listeners and viewers. Uh, we are here today to discuss about overactive bladder syndrome, or OAB. In short, we call it as OAB, which is a condition in which there is a sudden urge to pass urine. There is a basically a sudden strong urge to pass urine, and it is usually associated with symptoms of urinary frequency and even nocturia. Nocturia means getting up at night from sleep many times to pass urine. So these are the symptoms of overactive bladder. ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि एक कंपेलिंग डिजायर होता है यूरिन पास करने का। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे अब मुझे अर्जेंटली यूरिन पास करना है, अब मैं इसको और रोक नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। और ये जो सिम्पटम है अर्जेंसी का, जिसको हम कहते हैं, इट इज एन एबनॉर्मल सेंसेशन इन विच द पेशेंट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पास यूरिन विच इज डिफिकल्ट टू डेफर। वो उसको पोस्टपोन नहीं कर पाता है, उसको जाकर के यूरिन पास करना ही पड़ता है। कई बार ये दिन में भी बार-बार पेशाब जाने की सिम्पटम, या फिर रात को नींद से बार-बार उठने के सिम्पटम्स, जिसको नॉक्टूरिया बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, उसके साथ ही एसोसिएटेड होता है। और साथ ही साथ ओवर एक्टिव ब्लैडर हम तभी बोलते हैं जब इसके पीछे यूरिनरी इन्फेक्शन या कोई और दूसरा मेडिकल कंडीशन ऐसा ना हो जो इसको कॉज़ कर रहा हो। मतलब ये एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम है ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की, जिसमें कि यूरिनरी ब्लैडर अपने कंट्रोल को खोने लगता है। धीरे-धीरे उसमें ये प्रॉब्लम आने लगती है जिसमें कि यूरिनरी ब्लैडर पेशाब को होल्ड कर पाने में, यूरिन को होल्ड कर पाने में दिक्कत आने लगती है। So जी that is जी how we define overactive bladder. राइट राइट। तो डॉक्टर, ये जो कंडीशन है ये अक्सर पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है या महिलाओं में? ओवरएक्टिव ब्लैडर देखिए महिलाओं में ज़्यादा पाया गया है। इसमें देखा गया है कि एक तो इसका एजिंग के साथ एसोसिएशन है। जैसे-जैसे इंक्रीजिंग एज होता है, तो ब्लैडर के ऊपर ये जो कंट्रोल है, ये कम होने लगता है। इसके पीछे कई कारण होते जी हैं और ये देखा गया है कि महिलाओं में ये पुरुषों के मुकाबले दोगुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से पाया जाता है। और पुरुषों में ये मतलब महिलाओं में ये 40 प्लस के एज में भी शुरुआत हो जाती है इस प्रॉब्लम की। और पुरुषों में जनरली ये देखा गया है कि 50 टू 60 के एज के बाद ही जाकर के ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्पटम्स आते हैं। कई बार उसमें प्रोस्टेट की वृद्धि या प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट जिसको कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि जी। से जो पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है, उस वजह से ये होता है। तो इसीलिए ये 50 टू 60 के एज के बाद ज़्यादा देखा गया है। पर महिलाओं में इसके और भी कारण हैं जिसकी वजह से ये अर्लियर एज में भी देखा गया है और महिलाओं में तो ज़्यादा कॉमन है ही। तो क्या कारण हो सकता है डॉक्टर जिससे महिलाओं में ये ज्यादा दिखा जाता है? देखिए ये कई बार तो इसके जो मतलब सिम्पटम्स हैं उसमें ये देखा गया है कि महिलाओं में यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके हम्म। पीछे जो एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं,
और जी। ये जो एक हमने देखा है कि जैसे-जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाती हैं, तो उनको यूटीआई होता है। एक बार किसी को यूटीआई होता है, तो कई बार लोगों को रिकरेंट यूटीआई भी होने लगता है। मतलब जी, वो एक बार जी, ठीक हो जाता है, फिर दोबारा भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ओवरऑल जी। जो पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसका उसके अंदर जो उसकी जो लेयर है, यूरोथेलियम, हुँ, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती चली जाती है। तो बार-बार हुँ, उसको हुँ, ये प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है, तो वो सेंसिटिव होती चली जाती है। और सेंसिटिव होने के बाद जो एक पेशाब की थैली के भरने की सेंसेशन है, उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। वो सेंसेशन जो ब्रेन को जाता है, उसको हुँ, हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है और वो कई बार एक्ज़ैजरेटेड सेंसेशन जाता है ब्रेन को। ज़्यादा तेज़ी से वही चीज़ रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, जो कि जो हमारा ब्रेन में सेंटर होता है जिससे कि यूरिन पास करने का सिग्नल आता है, कमांड आता है, उसको वो एक्टिवेट कर देती है। तो देखा गया है जी। कि ये चीज़ें जो हैं ये और भी इसके फैक्टर्स हैं। हुँ, लेकिन वो तो ख़ैर दोनों में है, पुरुषों, महिलाओं दोनों में है जैसे कि जी, जी, अ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए ओबेसिटी है, वेट गेन है या हुँ, कुछ डायटरी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्मोकिंग या कैफ़ीन इंटेक हो गया या फिर स्पाइसी फूड अगर ज़्यादा खाते हैं, तो कई बार चिली स्पेशली जो चिली होता है कैप्साइसिन हुँ, वो ब्लैडर को इरिटेट करता रहता है और उस वजह से ये ब्लैडर के जो अंदर की जो लेयर होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वो ओवर सेंसिटिव हो हुँ, जाती है या हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। ये एक देखा गया है के कारण। ओके। तो आज मतलब कॉजेज़ हमें नॉर्मली जो बेसिक कॉजेज़ हैं हमें पता है। पर ये चिली वाला कॉज़ आज हमने पहली बार सुना है डॉक्टर। आई थिंक आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लाइफ से। कारण हाँ। हमने जाना है ओवर एक्टिव ब्लैडर का कि क्या-क्या कारण हो सकता है। अ, हुँ, हुँ। डॉक्टर इनिशियल स्टेज में कैसा लगता है अक्सर पेशेंट्स हो, मरीज़ हो ये समझ नहीं पाते हैं कि बीमारी है भी या नहीं या शायद बेसिक चेंज है 2 दिन बाद ठीक हो जाएँगे फिर नॉर्मल हो जाएगा। इसी चक्कर में हम इसे डिले करते रहते हैं, प्रोलॉन्ग करते रहते हैं और ये बढ़ता रहता है। तो जी, इनिशियली जी। स्टेज कैसा दिखता है? हाँ, मतलब मैं इसमें यही बताना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम का आखिर मैग्नीट्यूड क्या है? मतलब व्हाट इज़ द बर्डन ऑफ द डिज़ीज़? हमने ये देखा जी। है कि जो प्रेवलेंस है ना, वो प्रेवलेंस आप मान के चलिए कि लगभग 10 टू 30% पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम होती है, ओवर अ सर्टेन हुँ, एज। लेट्स से आफ्टर एन एज ऑफ 40, 10 टू 30% पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। पर वेरी फ्यू पीपल डिस्कस दिस और दे सीक केयर फॉर दिस। राइट। ये एक इश्यू है इसमें। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि ये अब उम्र के साथ हमारे साथ हो गया, अब हमें इससे डील करना है। अब हमें इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल भी है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है। उनको हुँ, लगता है कि ये एक एजिंग का फीचर है और अब तो हमें इस प्रॉब्लम को बस मैनेज करना है, यूरिन पास कर लेना है आस-पास, मैनेज कर लेना है, वॉशरूम पास जाकर के कर लेना है, बार-बार अगर लग रहा है तो, या अर्जेंट लग रहा है तो हुँ, या उस प्रकार से वो अपने लाइफ़स्टाइल को ही मॉड्यूलेट करने लग जाते हैं। लेकिन वो इसके लिए किसी डॉक्टर के पास या किसी केयरगिवर के पास डिस्कस नहीं करते या ट्रीटमेंट ही सीक नहीं करते। तो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स जो इसके लिए सीक करते हैं। राइट। दूसरी बात है कि जब ये शुरुआती प्रॉब्लम होता है जिसमें जल्दी-जल्दी जाना, तो लोग कई बार इसको एक डिज़ीज़ भी नहीं मानते और जब ये बढ़ता है जैसे प्रोग्रेशन ऑफ द डिज़ीज़ जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है, ये देखा गया है कि ये एक वैक्सिंग एंड वेनिंग प्रॉब्लम है। कभी-कभी ये सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं, फिर ये थोड़ा कम हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। तो लोगों को लगता है मैं ठीक हो गया हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। और फिर जब दोबारा आते हैं या बार-बार होता है तब वो केयर के लिए आते हैं। ये भी देखा गया है कि 1% पेशेंट्स जो हैं उनमें डिज़ीज़ प्रोग्रेशन होता है। यानी कि हुँ, अर्जेंसी जो है वो लीकेज के साथ प्रेज़ेंट करने लगती है। वो इतनी तेज़ अर्जेंसी होती है कि वॉशरूम तक जाते-जाते कुछ ड्रॉप्स लीक होने लगता है। देन दे स्टार्ट जी। थिंकिंग कि नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम, नाउ दिस इज़ समथिंग व्हिच हुँ, इज़ नॉट नॉर्मल। तो तब उनको ये रियलाइज़ होता है कि शायद इसके लिए हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिसको हम कहते हैं ओएबी वेट या ओएबी ड्राई। ओएबी ड्राई मतलब ओवर एक्टिव ब्लैडर ड्राई यानी जिसमें अभी लीकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई है। तो वो अर्ली फेज़ का हो गया और जिसमें लीकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो वो फिर थोड़ा एडवांस डिज़ीज़ हो गया। तो इस प्रकार से ये इसमें हम देखा गया है कि कॉमनली और ये जो है ये एक बिल्कुल ही सिम्प्टोमैटिक प्रॉब्लम है। इसकी जो डायग्नोसिस है, वो पेशेंट से हुँ, उसके प्रॉब्लम्स को सुनना, समझना, हिस्ट्री लेना और उसी से डायग्नोज़ हो पाता है। इसमें अगर हम कई बार अल्ट्रासाउंड या जो भी जाँचें करवाएँगे तो वो नॉर्मल ही आती हैं। जी। तो तो ये एक डायग्नोसिस कॉम्प्लेक्स के बारे में प्रॉब्लम है। डॉक्टर
अपनी डायग्नोसिस के बारे में कहा, तो क्या डायग्नोसिस है इस कंडीशन का और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है करंटली? हाँ, तो इसमें डायग्नोसिस देखिए सबसे पहले तो क्या है ना कि एक गुड हिस्ट्री टेकिंग पेशेंट या उसके केयर गिवर से हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि जो प्रॉब्लम हो रही है, वो किस सेटिंग में हो रही है, क्या जो उसका सिम्पटम स्कोरिंग है, वो कितना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है या लीकेज जो हो रही है वो उसमें ये सडन डिज़ायर ऑफ ऑफ पासिंग यूरिन है कि नहीं है। दूसरा है हुँ, कि कई बार इसको दूसरे प्रॉब्लम से डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। जैसे पेशेंट को फ़ियर ऑफ लीकेज है या फ़ियर ऑफ पेन है। कई बार पेनफुल ब्लैडर कंडीशंस दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरी बीमारियाँ हैं ब्लैडर की, जिसमें ब्लैडर भरता है तो पेन होने लगता है। यूरिन जब फ़ील होता है ब्लैडर में तो पेन होने लगता है। तो पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम से इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। उसका बहुत आसान तरीका है कि पेशेंट से आप हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट क्लियरली बता देते हैं कि हमें जब यूरिन फ़ील होता है तो हमें लगता है कि निकल जाएगा, लीक हो जाएगा। या कोई बताते हैं कि हमें दर्द शुरू हो जाएगा तो ये दोनों में डिस्टिंग्विश करना पड़ता है सबसे पहले। साथ ही हिस्ट्री जी। टेकिंग या अल्ट्रासाउंड का रोल ये है कि उसमें ये देखना पड़ता है कि पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। इज़ देयर एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ यूरिन पैसेज, बी इट बिकॉज़ ऑफ प्रोस्टेट और स्ट्रक्चर डिज़ीज़। तो ये सब चीज़ों को रूल आउट करने के बाद फिर पेशेंट का जो है कितना वो पानी पीता है और कितने फ्रीक्वेंटली वो यूरिन पास कर रहा है, किस वॉल्यूम में पास कर रहा है, इसके लिए हम लोग एक ब्लैडर डायरी नाम का एक बना कर के रखते हैं, जिसमें पेशेंट्स वो एंट्री करके लाते हैं। हम उनको दे देते हैं कि आप एक 48 टू 72 आवर्स पीरियड का अपना नोट कीजिए, कि आपने कितने जी, फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने गए, कितने वॉल्यूम में पास किया, कितना आपका फ्लूइड इंटेक था। तो उससे भी कई बार हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि इसमें क्या ये हो रहा है, ठीक है? और साथ ही साथ हम ये है कि यूरिनरी इन्फेक्शन को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ना हुँ, डायग्नोसिस जो है ये बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड करके तब हम इस पर आते हैं कि पेशेंट को दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, ये सब चीज़ें रुकावट नहीं है, पर फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जहाँ तक आपने पूछा तो उसमें क्या है ना कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही है कि आप कोई इस प्रकार की चीज़ें जैसे टॉक्सिन्स हैं जो मैंने बताया स्मोकिंग है या एक्सेस हुँ, कैफ़ीनेटेड बेवरेजेस लेते हैं। हुँ, कैफ़ीनेटेड बेवरेजेस आते हैं ना, ये कॉफ़ी है या फिर और भी जो आजकल जी, ये बॉटल्ड मार्केटेड मार्केटेड वो हैं फ्लूइड्स जी, या जी, फिर आपका कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं या किसी पेशेंट हुँ, का ये स्पाइसी फूड या चिली वगैरह का इंटेक ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें देखना है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जो है वो बॉडी वेट के हिसाब से हम बता देते हैं कि आप लगभग इतना पानी लें, इसको डिवाइडेड वे में लें, एक बार में बहुत ज़्यादा या एक बार में बहुत कम नहीं लें। अगर वेट लॉस हुँ, कर हुँ, सकते हैं तो करें। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जब देते हैं, कई पेशेंट्स को इससे इम्प्रूवमेंट होता है। साथ ही साथ जी, एक ब्लैडर ट्रेनिंग की प्रक्रिया सिखाते हैं और एक पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज सिखाते हैं जिसको कहते हैं केगल्स एक्सरसाइज। हुँ, जिससे कि पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रॉन्ग हो और अगर आपको यूरिन की एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आ भी रही है, तो आप उसको इतना होल्ड कर पाएँ कि आप वॉशरूम तक जा पाएँ। तो इसके जी, लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। जैसे केगल्स हुँ, एक्सरसाइज़ फॉर मेन, केगल्स एक्सरसाइज़ेज़ फॉर वुमेन, केईजीईएल इसका नाम है, जो कि पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज़ेज़ हैं। तो ये एक्सरसाइज़ेज़ कोई बहुत हेवी नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। लेट करके भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं होता है। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स को ट्रेन करने का और उसको स्ट्रॉन्ग करने का एक्सरसाइज़ेज़ होता है। तो ये सब करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत इम्प्रूवमेंट होता है अगर इसको पेशेंट रेगुलरली करे। ये हमारा फर्स्ट लाइन थेरेपी में आता है। उसके तो अलावा हमारा डॉक्टर ये यस जी। प्लीज़ कंटिन्यू डॉक्टर। Yeah, and the second line I was saying are medicines. Of course, there are medicines like जैसे कि हमारे कुछ मेडिसिन्स हैं एंटीकोलिनर्जिक्स हम बोलते हैं या जो दूसरे मेडिसिन्स हैं जो ब्लैडर को के जो नर्व्स हैं उसको शांत करते हैं। ब्लैडर के जो नर्व्स हैं जो सिग्नल ले जा रहे हैं ब्रेन तक कि भाई ब्लैडर फुल हो गया या ब्लैडर में कोई यूरिन में कुछ इस प्रकार का कोई केमिकल है या टॉक्सिन मटेरियल है, उसका जो सिग्नल ब्रेन को जाता है और फिर ब्रेन जो सिग्नल देता है यूरिन पास करने का, उस ब्लैडर के वो नर्व्स जो ओवर एक्टिव हो गए, हाइपर एक्टिव हो गए, उनको शांत करने के लिए दवाइयाँ आती हैं, जो कि बेसिकली मेरा बैकग्राउंड है बीटा 3 एगोनिस्ट या फिर एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस हैं बहुत सारे सोलिफेनेसिन, डायरिफेनेसिन उस प्रकार से। तो वो सब फिर आपको यूरोलॉजिस्ट वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन्स, जो इसको कंट्रोल करने में सहायक होते हैं फिर।
तो डॉक्टर ये केगल्स एक्सरसाइज आपने मेंशन किया है, ये Yes. क्या एज़ अ प्रिवेंशन सभी यूज़ कर सकते हैं और इज़ इट जस्ट फॉर द पेशेंट्स? देखिए केगल्स एक्सरसाइजेज वैसे तो सभी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये तो पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेज हैं। तो इसको जी। प्रिकॉशनरी भी मतलब कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशली फीमेल्स जिनके की फिर वेजाइनल डिलीवरीज़ हुई हैं, है ना? तो हुँ, वो हुँ, जो भी मतलब जैसे मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, डिलीवरीज़ हो चुकी हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई 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 है, तो उसमें एक स्ट्रेच पड़ता है, जो बेबी के वेट से एक पेल्विक फ्लोर मसल्स पे स्ट्रेच पड़ता है, वीकनेस डेवलप करती है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वैसे भी ये हो सकता है कि वही फीमेल 10 साल बाद जा कर के अभी वो अर्ली 40s या लेट 30s में है, लेकिन 10 साल बाद जाकर के उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर या लीक की समस्या शुरू हो जाए। तो वो अगर पहले से जी। केगल्स एक्सरसाइज करती है तो उसको फ़ायदा होगा, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है एंड these are very simple exercises, just it requires regularity. राइट, राइट। डॉक्टर कमिंग बैक टू वाटर, पानी का एक बहुत अहम हिस्सा है इसमें। तो पानी आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आप अपने पेशेंट्स को थोड़ा कम इंटेक करने बोलते हैं या अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप कुछ डिफरेंट होता है? और नॉर्मल एवरेज जिन जो अभी फेस नहीं कर रहे हैं ओएबी का कोई भी इश्यू, उन्हें कितना पानी लेना चाहिए? देखिए एक जो एडल्ट है 50 टू 60 केजी बॉडी वेट का बंदा है, उसको 2 2 एंड हाफ टू 3 लीटर्स वाटर इज़ गुड इनफ। 2 and a half हुँ, to 3 liters of fluid intake per day is good enough according to the बॉडी वेट। जो मैंने एक बोला एक एवरेज एडल्ट जो 50 टू 60 केजीज़ का हम मान के चलते हैं। लेकिन जब जब हम देखते हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसमें पेशेंट और भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी इनटेक ले रहा है, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके लगभग इसी लेवल पर लाने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं पिएँ, आप उसको डिवाइड करके लें ओवर द डे। If you're राइट, working, you can carry a bottle to your workplace. You can divide it राइट। to 14, 16 glasses per day. And हुँ, ये तो इसलिए just I think over consumption of water is also causing a stress to the bladder and your kidneys. राइट, राइट। So it should be डॉक्टर balanced कोई to somewhere around 2.5 to 3 liters roughly. And another guide can be that the color of your urine should be light yellow or clear. It should not be deep हुँ, yellow. If it is राइट। deep yellow, then maybe there is losses through sweat and other causes, हुँ, and then perhaps you need to increase your water intake a bit. राइट। डॉक्टर क्या ये कंडीशन यूटीआई में कुछ अलग दिखता है? इज़ इट अ लिटिल डिफरेंट और हार्ड टू बी ट्रीटेड? देखिए यूटीआई जब अगर डायग्नोज हो रहा है ना, तो उसमें फिर हम लोग उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं मानते, क्योंकि सिम्पटम्स तो ओके। बहुत ही कॉमन होते हैं, सिम्पटम्स सिमिलर होते हैं एक्चुअली। ये जो हुँ, बस उसमें क्या है कि पेन और बर्निंग सेंसेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें पेन या बर्निंग सेंसेशन यूजुअली नहीं होता है ओवर एक्टिव नहीं ब्लैडर में। होता। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है और अगर यूटीआई है तो हम लोग पहले यूटीआई को ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें फिर ओवर एक्टिव जी, ब्लैडर के मेडिसिन्स नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, ओके। व्हाट अबाउट डायबिटीज़ डॉक्टर? डायबिटिक पेशेंट के केस में कैसा दिखता है ये ओवर एक्टिव ब्लैडर? इज़ इट अ लिटिल क्रिटिकल? एक्चुअली देखिए तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ओवर एक्टिव ब्लैडर वैसे तो क्लियर कट एसोसिएशन नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स हुँ, में दूसरी प्रॉब्लम होती है, उसमें ये होता है कि ब्लैडर मसल की वीकनेस डेवलप कर जाती है, अंडर एक्टिविटी होती है उसमें उल्टा। तो अंडर हुँ, एक्टिविटी क्योंकि उसमें नर्व्स अफेक्ट होते हैं, तो नर्व्स की वीकनेस से अंडर एक्टिविटी होती है। तो कई बार ब्लैडर ठीक से खाली नहीं हो पाता है, पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। जब आप यूरिन पास करते हैं, यू रिटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ दैट यूरिन और उस वजह से लीकेज या फिर बार-बार जाने की फीलिंग पेशेंट को आती रहती है। तो दैट इज़ अ हुँ, डिफरेंट प्रॉब्लम। डायबिटीज़ डज़ नॉट पर से कॉज़ ओवरएक्टिव ब्लैडर, लेकिन डायबिटीज़ में बार-बार जाने वाली ये चीज़ जो हो सकती है, जिसको कहते हैं कि जी, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अनट्रीटेड डायबिटीज़ का पेशेंट जो है, जो नया डायग्नोस्ड है, तो उसमें शुगर एक्सक्रीट होता है यूरिन में और उस वजह से जल्दी-जल्दी यूरिन लगता है। तो वो ओवर एक्टिव हुँ, ब्लैडर नहीं कहलाएगा, फिर हम लोग उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर की डेफिनिशन से बाहर रखते हैं, क्योंकि उसमें डायबिटीज़ इज़ द जी, रीज़न बिहाइंड हिज़ फ्रीक्वेंसी। और दूसरा होता है जो लॉन्ग टर्म डायबिटिक्स हैं, जिसमें बहुत लंबे समय तक डायबिटीज़ की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, उसमें धीरे-धीरे करके ब्लैडर वीक हो जाता है, ब्लैडर की जो मसल्स हैं, वो थोड़ी वीक हो जाती हैं और कुछ यूरिन बचता है, जिससे कि पेशेंट को जल्दी ब्लैडर फुलनेस बार-बार होता रहता है। ओके।
ओके वेल हमने बहुत सारे केसेस जाना है आज कि किन-किन बीमारियों में हम कंफ्यूज कर सकते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ थोड़ा-सा कंफ्यूज हम हो सकते हैं यूटीआई, डायबिटीज तो हम हमेशा हमारे व्यूअर्स को कहते हैं कि प्लीज आप अपने आप का जांच खुद ना करें। आप दिस थिंग्स आर वेरी वेरी मच क्रिटिकल आल्सो बहुत स्टडीज की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज अपना शरीर को खुद ना जांचें, डोंट गो फॉर सेल्फ मेडिकेशन, विजिट योर नियरेस्ट एक्सपर्ट जब भी आपको लगे कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का चेंज आ रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आपकी सहायता के लिए। विजिट योर नियरेस्ट एक्सपर्ट। आगे बढ़ेंगे डॉक्टर हमारे अगले सवाल की ओर। क्या ये जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है? देखिए ऐसा तो नहीं है, इसमें कोई जेनेटिक एसोसिएशन नहीं है इसका। जेनेटिक एसोसिएशन तो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन नहीं है, यही मैं कहूँगा। और एंड आई क्या वुड लाइक टू बच्चों में ऐड भी यस यस प्लीज नहीं, डॉक्टर। नहीं ये जनरली बच्चों में नहीं होता है ये प्रॉब्लम। बच्चों और में दिखता बच्चों है। में नहीं होता है, देयर इज़ नो जेनेटिक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन। जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट जो आपने कहा कि पेशेंट्स को आपने एडवाइस किया भई खुद से ना वो करें। तो उसमें क्या जी। होता है कि जो जिन पेशेंट्स को पता है मुझे यूटीआई है या मेरे कल्चर में हम्म, इन्फेक्शन आया है या जिनको पता हम्म, है कि मुझे डायबिटीज़ है, तो वो तो फिर भी डॉक्टर से हेल्प ले लेते हैं कि मुझे डायबिटीज़ भी जी। है और मुझे यूरिन में ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जिन लोगों को ये पता है कि नहीं मेरे तो डायबिटीज़ नहीं है, मैं तो हेल्दी हूँ और हम्म, मेरे को यूटीआई भी नहीं है, बर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर उनको हम्म, ओवरएक्टिव ब्लैडर के सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो वो सीक ही नहीं हम्म, करते हेल्प। दे जी। डोंट गो टू द डॉक्टर अनलेस दे स्टार्ट दैट सेंसेशन ऑफ लीक हम्म, और इट इज़ डिस्टर्बिंग देयर स्लीप। बार-बार रात में नींद उठना पड़ रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो कई बार सीक नहीं करते, उनको रियलाइज़ नहीं होता है। स्पेशली मिडल एज्ड पेशेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 50 और जी। 50 प्लस पेशेंट्स हू आर फेसिंग दिस हम्म, प्रॉब्लम, दे आर जनरली दे रिपोर्ट टू द डॉक्टर्स वेरी लेट। तो इसीलिए ये राइट। एक अलग प्रॉब्लम है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये यूरिन की प्रॉब्लम डायबिटीज़ की वजह से ही हो या किसी और प्रॉब्लम की वजह हम्म, से भी हो। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक अपने आप में एक अलग कंडीशन है। तो ये आपकी एजिंग से रिलेटेड हो सकता है या दूसरे फैक्टर से रिलेटेड हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इट इज़ कॉज़िंग एनी लाइफ़स्टाइल डिस्टर्बेंस in your day-to-day living, your quality of life is going down because of this, so you should seek the care of a doctor. राइट, राइट। सो डॉक्टर जितने भी व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं जो नहीं फेस कर रहे हैं ये इशू उनके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स? प्रिवेंटिव मेजर्स तो देखिए बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ जनरल एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल है कि भई आप कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं करें। इफ यू हैव एनी स्ट्रेसफुल वर्क लाइफ, डोंट टेक टू मच ऑफ कैफ़ीन। Don't try to maintain your body weight, do some regular workout or some brisk walking every day, and जैसा मैंने बताया था फ्लूइड इनटेक 3 लीटर के आसपास रखें और हम्म, यही चीजें हैं इसमें। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि फीमेल्स जिनको जो ऑलरेडी जिनका फैमिली स्टार्ट हो गया है, दे हैव बेबीज, तो अगर उन्होंने प्रेगनेंसी हुई है तो फिर उनको ये चाहिए कि वो केगल्स एक्सरसाइज वगैरह अपने डेली वर्कआउट में शामिल करें। तो ये सब एक बेसिक चीजें हैं और बाकी दूसरे फूड से कोई ऐसा डायरेक्ट इसमें इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। जो मैंने बताया था जी, जैसे स्मोकिंग स्मोकिंग नहीं करना करना चाहिए, कैफ़ीनेटेड वो उसको बेवरेजेज़ या कार्बोनेटेड बेवरेजेज़ अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक जी, बेसिक एडवाइस मैं दे सकता हूँ इसमें। यस। जी, जी, जी। डॉक्टर सर्जरी का रोल कहाँ आता है इन केस इफ एनीबॉडी इज हैविंग द इशू ऑफ ओवरएक्टिव ब्लैडर? सर्जरी किस केस में होती है? हाँ, जैसे मैंने बताया सेकंड लाइन तो हमारी मेडिसिन्स हो गई, जो एंटीकोलिनर्जिक हुँ, मेडिकेशंस हैं या बीटा 3 एगोनिस्ट्स हैं। तो ये हुँ, मेडिकेशंस देने से कई बार पेशेंट्स को स्लो बट स्टेडी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। उसके हुँ, अलावा ये देखा गया है कि जैसे सर्जरी का रोल तब आता है जैसे अगर कहीं पर यूरिन के पैसेज में कोई रुकावट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हुँ, तो उसको हुँ, अगर हम दूर कर दें जैसे कि मेल पेशेंट्स में प्रोस्टेट एनलार्ज्ड अगर है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो फिर सेकेंडरी प्रॉब्लम है, सेकेंडरी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो रहा है ये। तो उसमें अगर हम जी, प्रोस्टेट को ऑपरेट करके दूरबीन से यानी एंडोस्कोपिक तरीके से हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो उससे इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और कुछ लोगों में देखा गया है कि ब्लैडर की कैपेसिटी छोटी हो जाती है, तो जी, उसमें ब्लैडर के साइज़ को इंक्रीज़ करना पड़ता है।
तो वो एक मेजर सर्जरी है जिसमें हम लोग उसको ब्लैडर के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, सर्जरी करके। उसकी एक टेक्नीक है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो ऑल दोज़ आर फोर्थ लाइन थेरेपीज़ आई वुड से। राइट, राइट, राइट। ऑल दोज़ तो आर वैसे वैसे विजुअल्स हमें कब देखने को मिलते हैं? इन व्हाट केसेस वैसे सिनेरियो दिखते हैं हमें? वो एक्चुअली अल्ट्रासाउंड तो हम करवाते ही हैं जस्ट टू रूल आउट दीज़ थिंग्स कि तो उसमें पता चल जाता है कि ब्लैडर की कैपेसिटी क्या है, प्रोस्टेट कितना एनलार्ज्ड है और ये पेशेंट का यूरिन खाली प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं। अगर बच रहा है सिग्निफिकेंट अमाउंट में अगर यूरिन बच रहा है, तभी वो पेशेंट्स जनरली सर्जरी के कैंडिडेट होते हैं। व्हेन द नहीं मतलब ब्लैडर इज़ नॉट पेशेंट्स गेटिंग इट। जी। ये क्या नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है? पेशेंट के नेग्लिजेंस की वजह से इतना बढ़ जा रहा है जो ये चीज़ दैट इट गोज़ टू द 4th स्टेज, व्हेन डज़ इट ऑकर? येस, यू कैन से दैट क्योंकि उन्होंने अर्ली सिम्पटम्स को इग्नोर ही किया है और फिर जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, खास करके जब लीकेज वगैरह सब शुरू हो गया है, तो वैसे में हम हुँ, देखा जाता है कि कई बार ब्लैडर पे भी बहुत काफ़ी असर पड़ चुका है या फिर जो रुकावट वाली चीज़ है वो बढ़ गई है, स्ट्रिक्चर है या हुँ, प्रोस्टेट है। तो ऐसे में अल्ट्रासाउंड हमें क्लू दे देता है और अल्ट्रासाउंड जी, में अगर ये रुकावट का एविडेंस मिल जाता है, तो फिर वो पेशेंट सर्जरी का कैंडिडेट होता है और सर्जरी के बाद सिम्पटम्स भी इम्प्रूव कर जाते हैं। राइट। डॉक्टर किडनी स्टोन पेशेंट्स के केस में ये ओवर एक्टिव ब्लैडर का सिनेरियो कैसा रहता है? नहीं, किडनी स्टोन्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है। किडनी ओके। स्टोन में ओवर एक्टिव ब्लैडर ऐसा होता नहीं है। हाँ, एक कंडीशन ज़रूर है किडनी स्टोन में जिसमें पेशेंट को ऐसा फ़ील होगा पर वो तो एक शॉर्ट हिस्ट्री होती है। अगर कोई हुँ, स्टोन आकर के नीचे जो यूरेटर होता है किडनी और ब्लैडर के बीच का जो कनेक्शन होता है, जो ट्यूब होती है यूरेटर, उसके निचले भाग हुँ, में आकर के अटक जाए, कोई स्टोन्स ज सपोज़ पास होकर के नीचे आकर ब्लैडर के पास आके अटक जाए, तो फिर वो हुँ, बार-बार जाना और एक पेनफुल यूरिनेशन या बार-बार जाना और जा कर के वो खुल कर के यूरिन नहीं होता है। हुँ, उस प्रकार का सिम्पटम्स होता है उसको, पर वो तो बि इसलिए है क्योंकि जो स्टोन है वो आकर के निचले भाग में अटका हुआ है। अगर स्टोन पास हो जाए मेडिसिन्स के हेल्प से या सर्जरी की हेल्प से तो हुँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कंप्लीटली क्योर हो जाता है। तो अदरवाइज़ सपोज़ राइट, किडनी में स्टोन है, तो उसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर का कोई भी सिम्पटम नहीं मिलता है, अनलेस राइट, कि स्टोन राइट, पास करके नीचे आ जाए, नीचे आके अटक जाए। राइट। डॉक्टर ऑल्सो बीइंग फ्रॉम अ इंडियन सोसाइटी हम घरेलू नुस्खे बहुत अपनाते हैं जैसे कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम देखते भी हैं कि डॉक्टर के पास जाने से पहले हम सारे वो चीजें अपना लेंगे जो हमारे आसपास है हमारे जान पहचान वाले जो कर रहे हैं अरे उनका तो ठीक हो गया यही करके हम भी यही कर लेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं तो यस। कोई होम रेमेडीज जो आप सजेस्ट करेंगे या इस केस में कोई होम रेमेडीज है ही नहीं? देखिए, इसका कोई बहुत एक्यूरेट क्योर तो नहीं है होम रेमेडीज़ में। बट हम्म। एक एक्यूरेट क्योर तो नहीं है बाकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस ही एक वो हो जी, सकता है और जी। जहाँ तक ये है हाँ, ये कह सकते हैं हम कि विटामिन सी रिच जो भी फूड है, विटामिन सी हम्म, यानी कि जो अपने सिट्रस फ्रूट्स हैं या वो हैं, तो वो हम थोड़ा ले हम्म, सकते हैं, तो उससे ये माना गया है कि यूटीआई या क्रैनबेरी जूस है, वो माना गया है जी। कि भई इससे यूटीआई का इंसिडेंस भी कम होता है और ब्लैडर की भी हम्म। हीलिंग थोड़ी बेटर हो जाती है, ब्लैडर की हीलिंग भी थोड़ी बेटर हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि हम मतलब यू शुड इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड citrus fruits in your diet, vitamin C rich things like amla and citrus fruits in your diet. So that is recommended, yes. Cranberry juice is one of the thing, cranberry extract or cranberry juice. राइट। डॉक्टर आई कैन सी फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द व्यूअर्स ऑलरेडी। हमारा पहला सवाल आ रहा है यश नामदेव से जो पूछते हैं ओएबी के लिए कौन से एज ग्रुप के लोग सबसे अधिक रिस्क में हैं? I would say around 50, 40 to 60 वाला जो एज है, तो उसमें ज़्यादा वो रिस्क रहता है। और ओल्डर जी। पेशेंट्स जो हैं, जो और फिर फर्दर जो ओल्डर पेशेंट्स हैं, उनमें दूसरे कॉजेज़ ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे 70 प्लस पेशेंट्स हैं, तो किसी का बेड रिडननेस है, किसी का और दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं उसमें। जी। जैसे जी। कि किसी को मूवमेंट में प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या हम्म। डिप्रेशन है, तो ये सब हम्म। भी कंडीशंस एक होते हैं। लेकिन जो प्योर ओएबी है, जिसमें और दूसरे कंडीशंस इन्वॉल्वड नहीं है, वो इस एज ग्रुप में होता है जो 50 प्लस के आस-पास में ज़्यादा कॉमनली देखा गया है।
तो डॉक्टर डिप्रेशन या कोई साइकोलॉजिकल रीज़न भी कारण हो सकता है इसका? हाँ, ये हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि क्योंकि जो ये हमारा जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्लैडर से जा रहा है और मोटर हुँ, इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन से आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, कमांड आ रहा है, उसके बीच में एक हुँ, इंटीग्रेशन होता है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स पाथवे है ब्रेन के अंदर, जहाँ पर वो हम सारे हुँ, सिग्नल्स को प्रोसेस करके फिर ब्रेन एक फाइनल सिग्नल देता है। तो कई बार राइट, देखा गया है कि डिप्रेशन में या इस प्रकार के इसमें वो चीज़ सटल में मतलब सबकॉन्शियस सिग्नलिंग जो है ना, सबकॉन्शियस सिग्नलिंग ऑफ ब्लैडर फुलनेस, ब्लैडर सेंसेशन राइट, ये अल्टर हो जाती है हुँ, डिप्रेशन वगैरह के मरीज़ों में, तो ये देखा गया है। राइट। डॉक्टर अगला सवाल आ रहा है अजीत सिंह से जो पूछते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्जरी इन ओएवी ट्रीटमेंट? As we have already discussed this, there are mainly two things. One is to rule out or to cure any obstruction in the pathway or in the passage of urine, be it because of prostate disease or stricture disease. And there is also certain conditions where the bladder becomes smaller in size, in volume. So to enhance the हुँ, bladder volume, there is a surgery called augmentation cystoplasty, where we use part of the intestine or something to augment the size of the bladder, to increase the capacity of the bladder so that bladder can store more amount of urine, and then it can give us some time before you get the urge to pass urine. There is also certain treatment like sacral neuromodulation, जिसमें nerves को modulate करते हैं, जो overactive nerves हो गई हैं उसको modulate करते हैं, बट तो हुँ, sacral neuromodulation जो treatment है वो बहुत freely available नहीं है इंडिया में। राइट, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर आ रहा है हेमंत कुमार से पूछते हैं इफ एन 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड 2 to 3 times urinates at night, then what should we do, sir? देखिए ये ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं कहलाएगा। अगर बच्चा यूरिन पास कर देता है नींद में और 8 ईयर ओल्ड है और अभी उसको सपोज़ वो वेटनेस कर रहा है मतलब बेड वेटिंग हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्यूरेसिस की प्रॉब्लम है यानी कि बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है। तो उसमें हुँ, डिफरेंट मेडिकेशंस हम लोग देते हैं। हुँ, उसमें ये देखा गया है कि उसमें ये हो सकता है कि एब्सोल्यूटली हेल्दी चाइल्ड ऐसा कर रहा हो और एक ये हो हुँ, सकता है कि जिस बच्चे को कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये देखना होता है कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है या बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है। नॉर्मल बच्चा है, तो उसमें दूसरे मेडिकेशंस होते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर के मेडिकेशंस नहीं यूज़ होते हैं उसमें। तो जी, उसमें तो जी, अगर वो ऐसा कर रहा है, तो देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस अवेलेबल। हाँ, कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसके पीछे होते हैं, जैसे स्पाइन के प्रॉब्लम्स, तो उसमें फिर हुँ, थोड़ा मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना, वो बिल्कुल प्योरली मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो पाता है। लेकिन नॉर्मल बच्चा अगर ऐसा कर रहा है, तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो आपको ये जो बेड वेटिंग जिसको कहते हैं, कि बच्चा बड़ा हो हुँ, गया है लेकिन अभी भी वो रात में 2-3 बार कर रहा है, बेड वेटिंग कर दे रहा है, तो फिर उसके लिए दूसरे मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब करके ठीक किया जा सकता है। राइट। डॉक्टर सिमिलर क्वेश्चन ये जो नॉक्टूरिया है, रात को ज़्यादा टेंडेंसी होता है यूरिनेशन का, ये क्यों होता है? रात को ही क्यों होता है ज़्यादा? देखिए, रात को ज़्यादा ओल्डर एज में तो ये रीज़न है कि जो नॉकटर्नल यूरिन प्रोडक्शन ही रात को ज़्यादा होता है। ख़ासकर हुँ, जैसे ओल्डर एज में जैसे कार्डियक फंक्शन में चेंजेज़ आते रहते हैं, तो उसमें देखा गया है कि जितना फ्रैक्शन ऑफ यूरिन डे में प्रोड्यूस होता है, उससे ज़्यादा रात को हुँ, प्रोड्यूस होता है। और एज के साथ ब्लैडर की भी एबिलिटी कम हो जाती है यूरिन को होल्ड करने की, तो उसमें हुँ, ये देखा गया है कि इस वजह से रात को ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ओवरऑल नॉकटर्नल यूरिन प्रोडक्शन ही ज़्यादा होता है। तो उसके लिए फिर हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि शाम में अर्ली ले लें, जो भी कुछ चाय वगैरह ये लेना है, अल्कोहल वगैरह नहीं लें इवनिंग में। हुँ, चाय वगैरह जो हुँ, लेना है वो सब जो जिससे कि यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कॉफ़ी, चाय सब अर्ली ले लें। रात को खाना खाने हुँ, के समय पानी लें, लेकिन अलग से जो रात को बार-बार उठते हैं तो ज़्यादा पानी ना पिएँ। अगर गला सूख रहा है हुँ, तो सिप्स में पानी लें। ये नहीं कि ग्लास जी, से भर के पानी लें, तो उससे ये ज़्यादा नाइट टाइम फ्लूइड कंज़म्पशन हम कम करने को बोलते हैं। और दूसरा जी, ये है कि प्रोस्टेट के मरीज़ों में भी देखा गया है कि नॉक्ट्यूरिया एक आइसोलेटेड सिम्पटम होता है। कई बार ये देखा हुँ, गया है कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में नॉक्ट्यूरिया के साथ ही पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं। तो उसका तो रीज़न प्रोस्टेट रिलेटेड है, तो ये है ये राइट। रीज़न।
क्या डॉक्टर ये भी हो सकता है कि दिन में लोग काम में व्यस्त रहते हैं, रात को थोड़ा-सा ब्रेन शांत रहता है या दिमाग शांत रहता है, तो ध्यान सिर्फ़ उसी में जा रहा है, क्या ये कारण हो सकता है? यस, यस, ये कारण डेफ़िनेटली हो सकता है। आप जो कह रही हैं वो ठीक है। पर एक्चुअली क्या है कि जो मेडिकल डेफ़िनिशन है नॉकट्यूरिया का, तो उसको हम हुँ, लोग गिनते हैं हम काउंट तब करते हैं जब पेशेंट हैज़ ऑलरेडी स्लेप्ट, हुँ, उसके बाद से हम काउंट ओके, करते हैं। मतलब जो यूरिनेशन है दैट हैज़ टू बी प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय स्लीप। मतलब ओके। एक बार नींद से सो गए, यानी मतलब नींद से हुँ, सो गए प्रॉपर, उसके बाद आप कितनी हुँ, बार उठ रहे हो और उठ के फिर आप दोबारा सोने चले जा रहे हो। उसको काउंट किया जाता है, उसको राइट, नॉकट्यूरिया माना जाता है। अगर अच्छा, पेशेंट को नींद आने से पहले बार-बार जाते हैं रात को, तो वो रीज़न हो सकता है जो आपने बताया कि रात को शांत रहता है, कोई और जी। एक्टिविटी नहीं होती है। रूम में हैं, बाथरूम एक्सेस पास में है, फ़ील हुआ तो चले गए। तो ये हुँ, जो हुँ, चीज़ है, इसको एक्चुअली हुँ, ये ओवर एक्टिव ब्लैडर वाला सिम्पटम हो गया। ये जो है, ये हुँ, नॉकट्यूरिया हम हुँ, इसको एब्सोल्यूटली नहीं कहेंगे, ये तो हम ये कहेंगे कि ब्लैडर सेंसेशन राइट, थोड़ा एक्ज़ैजरेटेड है उनका। हुँ। राइट, राइट। डॉक्टर, एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक का कोई रोल है ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ? इज़ देयर एनी कनेक्शन? एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक का एज़ फार एज़ आई रिमेंबर ऐसा तो कुछ नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन, यस। राइट, राइट, राइट। बट इज़ देयर एनी इनडायरेक्ट रिलेशन? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग प्रोटीन बहुत ले रहे हैं, स्पेशली जितने भी फिटनेस फ्रीक्स हैं, बहुत यस, सारे यस। फिटनेस कॉन्शियस लोग हैं, वो लोग खाना स्किप करके अपने कार्ब्स, अपने फैट्स, अपने फाइबर्स स्किप करके सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं। वी हैव सीन प्रोटीन सब्स्टिट्यूट हो गया है अभी मील का। तो हुँ, हुँ, क्या हुँ। इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए ब्लैडर पे तो साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा नहीं है, इसका डायरेक्ट तो नहीं है कुछ, पर येस हुँ, एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक कैन हैव साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द किडनीज़। राइट, राइट। दे कैन हैव एंड साइड इफ़ेक्ट ऑन द किडनीज़। व्हाट अबाउट सॉल्ट इनटेक डॉक्टर? क्या उसे भी कंट्रोल में रखना चाहिए? यस, यस, डेफ़िनिटली सॉल्ट इनटेक भी एक चीज़ है। इससे दोनों फ़ायदे होते हैं, एक तो ओवर एक्टिव ब्लैडर सिम्पटम्स में भी और दूसरा कि किडनी स्टोन के फ़ॉर्मेशन में भी। हुँ, तो सॉल्ट इनटेक भी जितना भी एक्सेस सॉल्ट है वो हम कट कट करना चाहिए। जितना डाइट में हमारे है बेसिक सॉल्ट सिर्फ़ हम उसको लें, जो हमारा कुक्ड मील है, उसमें जो सॉल्ट है सिर्फ़ उसको लें, जो एक्सेस सॉल्ट है या सॉल्टी जंक फूड है, वो सब हमको अवॉइड करना हुँ, चाहिए। राइट। डॉक्टर, एक और सवाल आ रहा है दीपक सक्सेना से जो पूछते हैं, सर, ओएबी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? ओएबी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बेसिकली जो वर्क वर्क लॉस है वो है। एक तो अगर मान हुँ, लीजिए इट इज़ सिवियर इनफ कि भई आपको अपना वर्क में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो एक बेसिकली इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। दूसरा ये है कि जो ओएबी के मेडिकेशंस हैं, वो भी अपने हुँ, आप में एक्सपेंसिव हैं। कई बार हमने जी, देखा है कि पेशेंट मेडिसिन्स लेते हैं, इम्प्रूव कर जाते हैं, अच्छा हुँ, रिस्पॉन्स बता देते हैं, फिर हम उनको थेरेपी लिख देते हैं, पर वो उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं बिकॉज़ ऑफ द कॉस्ट फैक्टर। तो राइट, हाँ, बट इसमें हमने ये देखा है कि आवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कॉलीग्स हैव कम अप विथ अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ जिसमें हुँ, कि हुँ, कॉस्ट वगैरह कम हो जाता है, जिसमें कि बेसिकली एक ही ड्रग के कॉस्ट में जो कॉम्बिनेशन ड्रग इसका आता है, वो कॉम्बिनेशन ड्रग अवेलेबल होता है। तो इवन एवरीबॉडी मतलब दे हैव बीन ट्राइंग टू मेक इट मोर एक्सेसिबल टू पेशेंट्स। नहीं तो हुँ, हुँ, पेशेंट कई बार इसके थेरेपी के कॉस्ट से भी जो है वो हो जाते हैं। मतलब राइट, बेसिकली दे डिसकंटिन्यू द फ़ॉलो-अप और दे डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट और चूँकि ये ठीक भी हो जाता है, इम्प्रूव कर जाता है बहुत अच्छा, तो लोग उसको छोड़ देते हैं कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो पर हुँ, इसमें क्या है कि जो ड्रग्स हैं दे टेक सम टाइम टू एक्ट, 2 वीक्स टू 3 वीक्स का टाइम लग जाता है बिफोर जी, द प्रॉपर प्रॉपर ये एफिकेसी डेवलप्स। तो वो भी है कि उतना एडहेरेंस तो चाहिए और फिर उसके हुँ, बाद हुँ, भी कुछ हुँ, दिन कंटिन्यूएशन थेरेपी हमें देना पड़ता है। तो इकोनॉमिक जी, इम्पैक्ट तो व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज़ दीज़ आर द 2 मेन थिंग्स। राइट, राइट। डॉक्टर, रीअकरेंस ऑफ ओएबी के केसेस कितने हैं? दिखते हैं या नॉर्मली क्योर हाँ, हो जाते हैं? नहीं रीअकरेंस ऑफ ओएबी बहुत कॉमन है। हुँ, रिकरेंस ऑफ ओएबी बहुत कॉमन है और इसमें ये भी देखा गया है लेकिन इसमें हम लोगों को जो थेरेपी है, उसमें मेनली ये भी देखा गया है कि अगर थेरेपी आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया, तो फिर रिकरेंस हुँ, होता है। अगर कंटिन्यूएशन थेरेपी कुछ दिनों तक पेशेंटली लिया जाए, तो फिर रिकरेंसेस इतने फ्रीक्वेंट नहीं है या फिर इतने सीवियर नहीं होते हैं। राइट।
कई बार पेशेंट 1 मंथ एक में और इम्प्रूव कर गया फिर छोड़ देता है मेडिसिन, ये प्रॉब्लम होती है। राइट, राइट। ये प्रॉब्लम हम अक्सर देखते हैं नॉर्मली सभी कंडीशन में, सभी बीमारियों में कि पेशेंट्स सोचते हैं कि अभी वो क्योर हो गए हैं, अभी दे शुड स्टॉप। बट प्लीज डोंट स्टॉप, लेट योर डॉक्टर, योर एक्सपर्ट जज दैट कि आप क्योर हुए हैं कि नहीं। वी आर श्योर दैट कि आपको बेस्ट पॉसिबल सजेशन, आपको बेस्ट पॉसिबल एडवाइस ही मिलेगा उनसे। और कोई मतलब नहीं बनता है, यू आर रनिंग अ रेस, आप बीच रेस तक पहुंच के आप फिर से जीरो तक आ रहे हैं, फिर जीरो से स्टार्ट करें। डज दैट मेक एनी पॉइंट? इट डज नॉट मेक एनी पॉइंट। सो ना करें वैसी भूल। हमेशा हम कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन ना अपनाएं, एक्सपर्ट्स पे छोड़ दें। डॉक्टर, एक और सवाल आ रहा है जो पूछते हैं प्रियांश, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लैडर ट्रेनिंग इन ओएबी ट्रीटमेंट? Yes, bladder training is definitely helpful. I forgot to mention that. जो फर्स्ट लाइन थेरेपी मैंने बताया था जिसमें केगल्स एक्सरसाइजेस बताए थे, तो जी। उसमें ब्लैडर ट्रेनिंग भी उसका एक पार्ट है फर्स्ट लाइन थेरेपी का। तो ब्लैडर जी। ट्रेनिंग आल्सो हेल्प्स। इसमें क्या है कि पेशेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आप एक टारगेट लेके चलिए। वंस यू गेट दैट सडन अर्ज टू पास यूरिन, try to हम्म। postpone it gradually for maybe 10 seconds, 15 seconds, जो भी आप कर पा रहे हैं, and then you go and pass urine. Slowly you try to increase the time. So राइट। basically you are trying to condition your mind to hold it for a bit, but it won't happen suddenly. तो इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जैसे 10 seconds के लिए आप कीजिए, try to count till 10 and then go to the when you get that urge, don't suddenly rush. तो ये एक ट्रेनिंग का मेथड है जिसमें कि आप उसको जी। धीरे धीरे कंडीशन कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जी। जिनको कि लीकेज वगैरह की वजह से कैथेटर डालना पड़ता है। तो कैथेटर पर अगर है तो हम्म। उसमें ब्लैडर ट्रेनिंग हम कराते हैं जिसमें हम उसको क्लैंप करके ब्लैडर सेंसेशन आने देते हैं और फिर उसको फिर से वो रिलीज कर देते हैं तो यूरिन ड्रेन कर जाता है। तो वो तो ख़ैर स्पेशली वो तो भर्ती जो मरीज़ हैं, जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट केयर में हैं, उनके लिए है। पर घर पे जो ब्लैडर ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब आपको सडन अर्ज आ रहा है, तो आप हम्म। काउंट कीजिए, ट्राई टू काउंट टिल 10 एंड देन यू गो एंड पास यूरिन। स्लोली यू ट्राई टू इंक्रीज़ इट एंड ट्राई टू देन मेक हाफ अ मिनट, देन 1 मिनट। तो इस तरह से अगर करते हैं तो धीरे-धीरे ब्लैडर की होल्ड करने की एबिलिटी या जो सिग्नल्स ब्रेन को जा रहे हैं उसकी कंडीशनिंग में हेल्प मिलती है और कई बार प्रॉब्लम बढ़ने से रुक जाती है। ये तो रोल है उसका। राइट। Doctor, before we take a leave today, what can be the worst case scenario of overactive bladder? Worst case scenario is definitely OAB wet, which is an overactive bladder associated with urinary incontinence or urinary leakage. So Hmm. that is the worst case scenario I would say, जिसमें कि patient it becomes an embarrassment to the patient. It becomes difficult for the family, and this is something which is very bothersome to the patient. Hmm. So that is if an OAB is progressing to OAB wet, as in associated with leakage. So that Hmm. is perhaps the worst case scenario. Right. Right. Also, doctor, हमारे जितने भी viewers हमें इतने देर तक देख रहे हैं, उनके लिए कोई टेक होम मैसेज आप देना चाहते हैं before we take a leave? टेक होम मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, मेन तो जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं बताना चाहता हूँ कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो सिम्टम्स हैं वो ट्रबल कर तो रहे होते हैं पेशेंट को, पर पेशेंट जनरली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि Hmm. भाई ये अब हमें ऐसे ही रहना है, या चलो अब तो एज हो गई तो अब हम ऐसे रहेंगे, Hmm. हमें बार बार जाना पड़ेगा, या हमें अपने Hmm. ट्रैवल में बीच बीच में इंटरप्ट करके यूरिन पास कर लेना है। तो इसको Hmm. लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बनाएं आप। इसके लिए आप अगर हेल्प सीख करते हैं तो समटाइम्स मेडिसिन से और बेसिक फर्स्ट लाइन जो थेरेपी है, ब्लैडर ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है, जैसे आप योगा कर रहे हैं या कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेसिक मेथड से आपके लाइफस्टाइल की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। यू डोंट हैव टू जी। सफर इन साइलेंस। जी। जी।
Well, that was Dr. Abhimanyu Anath for us. Thank you so much, Doctor, for your valuable time. It Yeah, was thank you, quite an thank you. informative session with you for our viewers, and we look forward to many more such sessions in coming time. Also, thank you, viewers, for your excellent participation. For more information and updates, stay connected on our FB page, Bladder Wellness. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Stay safe and stay healthy. Yeah, thank you to you for conducting it so nicely, and thank you to Thank all you the so much, viewers. Doctor. Thank you, thank you. Thank you so much.